Hello everyone, welcome to Unacademy, India's best and largest learning platform. This is Preeti, your chemistry educator, and I hope you all are doing well. So let's crack class 9th and 10th CBSE exam with one and only Unacademy with top educator, quality content and with great learning experience. So आज क्लास 9th का जो चैप्टर है जो एक टॉपिक है जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड चैप्टर से रिलेटेबल है। तो इसके मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको, न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, बेसिकली प्रैक्टिस कि किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, और ये एनटीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो 10th क्लास वालों के लिए भी जो एनटीएससी के प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी फायदेमंद होगा। सो दिस इज समथिंग अबाउट मी। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ उनका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरे बारे में कुछ बातें हैं। आई हैव डन बीएससी, एमएससी एंड बीएड। एमएससी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया है फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। आई हैव 5+ years of teaching experience and I have mentored many students for different board exams and different competitive exams like Olympiads and NTSC. So crack CBSE class 9th exam with India's largest online learning platform, that is Unacademy. So Unacademy पे बच्चों 3 तरह से क्लासेस चलती हैं। एक है आपकी स्पेशल क्लास, एक है प्लस क्लास और एक है आपकी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक क्लास। सो ऐसी स्पेशल क्लास इज एब्सोल्युटली फ्री, सभी के लिए फ्री है। आप देख सकते हो टीचर्स अपने कोर्सेज क्लासेस लेते हैं, बट प्लस क्लास इज पेड, आइकॉनिक इज ऑल्सो पेड। प्लस में क्या होता है, प्लस में टीचर्स अपना कोर्स लॉन्च करते हैं और अगर आप उनके कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई मेंटोर गाइड करे, आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनको वो अपनी चीज़ें, जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी कंसर्न है वो आपके मेंटोर से बताएं, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको मिलता है पर्सनल mentor, means you'll get one-on-one guidance from top-notch educator on all your academics concern. So ये plus subscription plan का फीचर है बच्चों, you can learn live from your home, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज में। टॉप एजुकेटर हैं, सभी इंडिया के टॉप एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। कवरेज मिलेगा आपको सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, आंसर राइटिंग सेशन और मेंटोरशिप गाइडेंस होगा। सो अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान के फीचर्स क्या है? यूल गेट पर्सनल मेंटोर, मीन्स यूल गेट वन-on-one गाइडेंस फ्रॉम टॉप नॉच एजुकेटर्स ऑन ऑल योर कंसर्न। पेरेंट कनेक्ट मिलेगा, रेगुलर ओपन आवर्स होंगे अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटोर। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, मीन्स यू कैन अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक्स डाउट। स्टडी प्लानर मिलेगा, स्टडी प्लानर मतलब स्टडी ट्रैकर, प्लान विद मंथली रिव्यूज, ठीक है, सभी जिसमें आपकी प्रोग्रेस हाईलाइट की जाएगी कि आपने कितनी प्रोग्रेस करी है। उसके अलावा बच्चों वीकली रिपोर्ट, जैसे कि आपके स्कूल में ईयरली, एनुअली या फिर हाफ ईयरली रिपोर्ट्स मिलते हैं, बट अनअकैडमी आपको वीकली रिपोर्ट देगा, जो अगेन एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, ताकि आपको हर वीक आप में जज्बा बना रहे कि आपको आगे बढ़ना है। लाइक अगर आप किसी चीज में पीछे हैं तो आपको ये एक गोल की तरह काम करेगा कि आप उससे आगे निकलें, अपने पिछले वीक से नेक्स्ट वीक आप बेहतर परफॉर्म करें। तो ये बहुत अच्छा है वीकली रिपोर्ट, और सभी बेनिफिट मिलेंगे प्लस के। So prepare with top educator. This is comprehensive syllabus. This is price of plus plan. तो अगर आप प्लस लेना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है, प्लस के प्राइस आ जाएंगे। पहले से प्राइस बढ़ चुके हैं, 1 मंथ का पहले 2500 था, लेकिन अब 3000 हो गया, तो लगातार प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में कभी भी प्राइस बढ़ सकते हैं। एंड इफ यू अप्लाई माई कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। तो आप कोई भी कोर्स बाय करें, या फिर चाहे वो 11-12 का हो या IIT का हो, फाउंडेशन हो, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। माई कोड इज प्रीति PRWTI, सो यू विल गेट 10% डिस्काउंट। तो ये है आफ्टर डिस्काउंट। तो बहुत अच्छा प्लान है, 6 मंथ्स का और 18 मंथ्स का आप ट्राई कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ये आइकॉनिक प्लान है, आइकॉनिक में 1 मंथ या 3 मंथ्स नहीं है, वो सीधा 6 मंथ से स्टार्ट है, क्योंकि फैसिलिटीज भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यू कैन ट्राई विद 6 मंथ्स प्लान,
and again you'll get 10% discount if you apply my code 15300. ये पुराना प्लान है, आप देख सकते हैं 2500 का पहले था बट अब 3000 का हो गया है, सेम प्लान। तो जल्दी करिए, और सब्सक्रिप्शन प्लान आपको लेना है तो जल्दी से ले लीजिए ताकि आप लोगों की अच्छी तैयारी हो और आप एक बेटर वे में एक टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करें। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मेनली दो लॉ से बना है, दो लॉज को कलेक्टिवली बोला जाता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वन इज लॉ ऑफ conservation of mass and another one is law of constant proportion. ओके, सो ये दोनों ही लॉ हैं जिनको कलेक्टिवली बोला जाता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय एंटोइन लॉरेंट Lavoisier, and law of constant proportion, it is also known as law of definite proportion or Proust law. So it was given by Joseph Proust, and this law, this Antoine Laurent Lavoisier, he is also known as father of modern chemistry. Okay, so next is, let us talk about these two laws, law of conservation of mass and law of conservation of law of definite proportion. So what is law of conservation of mass? यानी mass जो है वो कंजर्व रहता है, तो mass कैसे कंजर्व रहेगा? So this law states that, it states that मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या है कि मास को आप ना ही बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो सेम ही रहता है, वो कंजर्व रहता है। तो ये है इसका डेफिनेशन। और वी कैन से दैट, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? इन अ रिएक्शन, in a chemical reaction, total mass of reactant is equals to total mass of product, total mass of product. Okay, so ये कंजर्व रहेगा हमेशा, और इसी को सेटिस्फाई करने के लिए वी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। आपने 10th में, आपको पता है 10th में बैलेंसिंग आती है, जो बच्चे 10th में उन्होंने पढ़ रखा होगा। तो बैलेंसिंग क्यों करते हैं? टू सेटिस्फाई दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट अस चेक formation of water. Okay, so water is formed from hydrogen and oxygen, it gives water. Now this is 2 gram, this is 16 यानी 32 gram, total mass of reactant हो गया 34 gram, but यहाँ पे है 18 gram, 18 gram है यहाँ पे। So 18 gram है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? वी हैव टू बैलेंस द एटम्स। तो यहाँ पे ये 1 है, यहाँ 2 है, तो इसको 2 से कर दो, बट यहाँ पे फिर ये 4 हो गया तो इसको भी 2 से कर दो। अब ये क्या हुआ? ये 4 ग्राम, 32 प्लस 4 36 ग्राम, और ये 18 इंटू 2 दैट इज 36 ग्राम। तो ये बैलेंस हो गया, यानी वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इट सेटिस्फाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
अब है इनमें क्या क्या प्रॉब्लम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की कुछ लिमिटेशन है, ड्रॉबैक्स है, लेट अस चेक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन में। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी और हीट रिलीज होती है, हीट या फिर एनर्जी की टर्म्स में रिलीज होती है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और आइंस्टाइन की थ्योरी है एक, उन्होंने दी थी E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, मतलब एक कंडीशन पे एनर्जी एंड मास दे आर इंटर कन्वर्टिबल। सो वो यहाँ पे ये ड्रॉबैक आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो नेक्स्ट करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? आप लोगों ने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रखा है, राइट? सो कंपाउंड का क्या डेफिनेशन है? कंपाउंड क्या होते हैं? सो दोज टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू chemical substance or which is combined in a fixed ratio by mass. For example, H2 and O2 they combine to form H2O. तो ये फिक्स रहेगा, हमेशा H2O ही बनेगा, चाहे कुछ कोई भी सोर्स ले लो आप, कहीं का भी पानी लो, मेरे घर का, आपके घर का, अनअकैडमी का, कहीं का भी पानी लो, कैसे भी पानी बनाओ, लेकिन पानी हमेशा H2O की फॉर्म में ही रहेगा। 1:8 बाय मास में ही वो कंबाइन होगा, वैसे नहीं होगा, नहीं तो कंबाइन। तो ये है लॉ ऑफ definite proportion or law of constant proportion. So law of constant proportion states that chemical compounds are made up of elements that are present in a fixed ratio by mass. It means whatever source you are taking, अगर कोई एक प्योर कंपाउंड है, प्योर सैंपल है, तो वो हमेशा सेम ही एलिमेंट्स कंसिस्ट करेगा, सेम ही एलिमेंट्स होगा, और उसमें जिस हिसाब से एटम्स कंबाइन हुए वो भी सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल H2O, हमेशा कुछ भी कैसे भी आप बनाओ पानी, चाहे आप एसिड बेसिस सॉल्ट से बनाओ, चाहे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनाओ, पानी हमेशा 2:1 यानी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन हमेशा यही कंबाइन होंगे और बनेगा वाटर। तो यही बोला है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक प्योर वाटर इट विल ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। मान लो एक ग्राम ऑफ वाटर, एक ग्राम में 0.11 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो 0.88 ग्राम होगा ऑक्सीजन। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो ये आ जाएगा वही 1:8, और मैंने भी आपको बोला था कि 1:8 बाय मास में ही कंबाइन होगा। नेक्स्ट, सो ये बता दिया आपको, वाटर मॉलिक्यूल इज ऑलवेज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम, यानी 2:1 रेशियो में। लेट अस डू वन क्वेश्चन। Which of the following laws states that for any chemical change the total mass of active reactants are always equal to the mass of the product form? तो ऐसी कौन सा लॉ है जिसमें बोला जाता है कि केमिकल चेंज में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट? ये सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेलुसेक लॉ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आएगा। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा, ये मैं आपको बाद में करवाऊंगी, ये 11th का कॉन्सेप्ट है। स्टेट ऑफ मैटर 11th में आता है, तो ये लॉज आते हैं उसमें। Question number 2. What would be the mass of water formed by a reaction of 2 gram of hydrogen with 16 gram of oxygen? तो 16 plus 2 इससे 18 gram of water बनेगा। The statement chemical compound always contains same elements in definite proportion by mass and it does not depend on the source of compound belongs to। अभी बताया था आपको कि जो केमिकल कंपाउंड है वो सेम एलिमेंट्स कंसिस्ट करते हैं, सेम एलिमेंट्स होते हैं, बाय मास वो कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में बाय मास, और वो कभी भी ये डिपेंड नहीं करता कि कैसे बनी है चीजें। लाइक पानी है, पानी को मैं ऐसे भी बना सकती हूँ और पानी को मैं एसिड बेसिस सॉल्ट से भी बना सकती हूँ, लेकिन दोनों ही तरीकों में पानी तो सेम ही रहेगा। कोई भी सोर्स आप लो, कैसे भी बनाओ,
इस पे डिपेंड नहीं करता कि मैंने इससे बनाया तो कुछ और बन जाएगा, यहाँ से बनाया तो कुछ और बनेगा, वो हमेशा सेम रहेगा। और ये किसने कहा था? ये कहा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ने और कॉम्पोजिशन ने। Which of the following pairs are isotopes? Isotopes क्या कौन से? ऑक्सीजन एंड ओजोन। ऑक्सीजन इज O2, ओजोन इज O3, ये तो नहीं होगा। आइस एंड स्टीम नहीं। नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रिक डाइऑक्साइड नो, ये तो अलग है। हाइड्रोजन एंड ड्यूट्रियम, यस, हाइड्रोजन एंड ड्यूट्रियम दीज आर आइसोटोप्स। हाइड्रोजन में के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, ठीक है, ये 3 होते हैं। So this is called protium, this is deuterium, this is tritium. Okay, so ये 3 होते हैं, protium, deuterium and tritium. So आइसोटोप्स होते क्या है वो बता देती हूँ पहले तो मैं, बच्चों को अगर नहीं पता हो, कंफ्यूजन हो जाता है। आइसोटोप्स बताऊंगी मैं आपको, आइसोबार्स बताऊंगी, एंड आई विल टेल यू एलोट्रॉपी ऑल्सो, एलोट्रॉपिक फॉर्म। ठीक है, ये 3 चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? some elements, those elements whose atomic number are same but mass number is different. For example, C12, C13, C14, कार्बन, सब में कार्बन ही है, इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है 6, लेकिन मास नंबर 12, 13 एंड 14 होता है। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होता है इस वजह से, तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये आइसोटॉप्स कहलाता है। आइसोबार्स क्या होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनका मास नंबर सेम है, मास नंबर इज सेम बट दे आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, और बोल सकते हैं उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। सो दोज एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम, उनको बोला जाएगा आइसोबार्स। फॉर एग्जाम्पल, पोटेशियम 39 एंड आर्गन 39, ठीक है, और आर्गन एंड कैल्शियम ये भी है। नेक्स्ट वन इज एलोट्रॉपी। नाउ व्हाट इज एलोट्रॉपी? इस क्यों बता रही हूँ ये मैं आपको? क्योंकि ऑक्सीजन एंड ओजोन दोनों ही ये दीज आर एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी जानना आप लोगों के लिए जरूरी है कि एलोट्रॉपी होती क्या है। वैसे 10th में भी आएगी, आई भी हुई आपकी 2nd चैप्टर में हमने कर रखी है, याद आ गया मुझे। सो एलोट्रॉपी दोबारा रिवाइज कर लो। एलोट्रॉपी क्या होता है? सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स। डेफिनेशन मैं बता देती हूँ, आप लिख लीजिए। सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन 2 or more forms such that their physical properties are different but chemically or chemical properties are same. So this is called allotropy. Okay. For example, कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, इनफैक्ट 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरीन। सिमिलरली ऑक्सीजन के 2 होते हैं, ऑक्सीजन गैस एंड ओजोन गैस। तो ये होती है एलोट्रॉपी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस विद ऑब्जर्वेशन इन रदरफोर्ड्स अल्फा पार्ट। ये वाला छोड़ देते हैं,
अभी सीधा न्यूमेरिकल्स करते हैं. फर्स्ट इज 5.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट लिया 5.2 ग्राम, हीट किया और मिला CO2 1.99 ग्राम, और जो बचा कैल्शियम ऑक्साइड. तो बताओ कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है. सो बस क्या होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. तो 5.2 ग्राम इट शुड बी इक्वल्स टू 1.9 प्लस x. तो यहाँ से 5.2 में से 1.99 गया तो क्या होगा, 10 में से 9 गए 1, 1 9, 11 में से 9 गए 2, और 4 में से 1 गया 3. ओके, यस. सो 3.21, x कितना आ गया 3.21. तो यस, बिल्कुल सही है ये. इट शोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अरे ओके सॉरी. हाँ, तो ये 3.21 है हमारा आया और दिया हुआ है 3.2. तो अगर मैं 3.2 को प्लस करती हूँ 1.99 में तो ये आता है 9, 11, 3, 4, 5, 5.19 आता है और दिया हुआ है 5.2. तो 0.01 का डिफरेंस है. इतना डिफरेंस चलता है, इसको एक्सपेरिमेंटल एरर बोलते हैं. सो ये होल्ड करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो अगर आपका इतना डिफरेंस आए 0.1, 0.01 का, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो. Irrespective of the source, pure sample of water always yields 88.89 mass of oxygen and 11.11% mass of hydrogen. This is explained by the law. तो ये कौन सा लॉ है, ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और कॉम्पोजिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, 4.88 ग्राम ऑफ लेड combined 4.88 gram of lead combined directly with 1.002 gram of oxygen to form lead peroxide. Lead peroxide is also produced by heating lead nitrate, and it was found that the percentage of oxygen in lead peroxide is 13.38. Use these data to illustrate the law of constant composition. देखो अब 6.488 ग्राम पीबी कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म पीबीओ, और लेड नाइट्रेट की हीट करने से भी पीबीओ बनता है. तो अगर ये 13.38 बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे भी 13.38 बना दूं तो ये इलस्ट्रेट करेगा लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को. सो वेट ऑफ पेरोक्साइड, ये लेड है, ये इसके साथ कंबाइन हो रहा है, तो वेट of peroxide will be 6.488 plus 1.002. तो इसको अगर हम प्लस करते हैं तो आ जाता है हमारा 7.490 ग्राम. अब देखो, यानी 7.490 ग्राम ऑफ लेड पेरोक्साइड, it contains 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, राइट. अब देखो, अगर इतने में इतना ऑक्सीजन है तो 100 ग्राम में कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज बोला है, तो 100 ग्राम में निकाल लेते हैं. क्या हो जाएगा, एक मिनट. सो 100 ग्राम में होगा ये 1.002 अपॉन 7.490 इंटू 100. हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इंटू 100 भी कर दिया. इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आता है 13.38%. तो यहाँ पे भी 13.38% है और यहाँ पे भी 13.38% है. दोनों ही केसेस में सेम अमाउंट ऑफ परसेंटेज का जो कॉम्पोजिशन है एलिमेंट का वो सेम है, कांस्टेंट है. सो वी कैन से दैट दिस डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा एक सॉल्यूशन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, वेट ऑफ पेरोक्साइड फॉर्म्ड इज दिस। इतने में अगर इतना ऑक्सीजन है तो 100 में कितना होगा, इतना होगा। अब दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, पहले में 13.38 था, दूसरे में भी 13.38 है। इट मीन्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑक्सीजन का दोनों ही सैंपल में क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। सो वी कैन से दैट इट इलस्ट्रेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट, कॉपर ऑक्साइड वॉज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। कॉपर ऑक्साइड तीन तरह से प्रिपेयर किया। फर्स्ट इज इन वन केस 1.75 ग्राम ऑफ मेटल वर डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड एंड igniting the residual copper nitrate yielded 2.19 gram of copper oxide. In the second case, 1.14 gram of metal dissolved in nitric acid were precipitated as copper hydroxide by adding caustic alkali solution. फिर से बढ़ते हैं थोड़ा धीरे धीरे। कॉपर ऑक्साइड को प्रिपेयर करने के ये मेथड्स हैं। पहले केस में क्या करते हो आप नाइट्रिक एसिड में कॉपर को डिसॉल्व कर देते हो और मिल जाता है आपको कॉपर नाइट्रेट और कॉपर ऑक्साइड। सेकंड केस में आप क्या करते हो, मेटल को नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं, प्रेसिपिटेट निकाल लेते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड की तरह। कैसे, आपने एल्कली डाल दिया और फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड मिल गया। अब जो कॉपर हाइड्रोक्साइड को वॉश किया, ड्राई किया, हीट किया, तो इतना उसमें से कॉपर ऑक्साइड मिला। थर्ड केस में हमने लिया है 1.45 ग्राम ऑफ कॉपर व्हेन स्ट्रांगली हीटेड। 1.45 ग्राम अगर कॉपर को मैं स्ट्रांगली हीट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। तो हमें बताना है कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। अब देखो, अगर मैंने कॉपर लिया है तो कॉपर हमेशा तीनों ही एक्सपेरिमेंट में क्या आना चाहिए, सेम। सो लेट्स स्टार्ट स्टेप 1। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और केस 1 लेते हैं। नाउ 2.19 कितने ग्राम था, 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। सो 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड contain 1.75 gram of copper. ग्राम ऑफ कॉपर। सो इस हिसाब से 100 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड इसमें कितना होगा, एक में होगा 1.75 अपॉन 2.19, तो 100 में इंटू 100 ये आ जाएगा आपका 79.90%। अब इसी तरह हम करेंगे सेकंड केस में। 1.14 ग्राम मेटल से मिलता है हमें 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। सो 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड में क्या होता है, कितना मेटल है, 1.14। तो एक में कितना होगा, 1.14 अपॉन 1.43, तो 100 में कितना होगा, इंटू 100, ये आ जाता है आपका रफली 7.72। सो 79.72, सॉरी, ये हो जाएगा 7.72, 79.72%। अब हम केस 3 लेते हैं। केस 3 में क्या है, 1.45 ग्राम ऑफ कॉपर से 1.83 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड मिलता है, यानी 1.83 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में क्या होता है, 1.45 ग्राम ऑफ कॉपर। तो यहां से हम 100 में निकाल लेंगे। देखो, यहाँ 79.78% है, यहाँ 79.72% है, यहाँ 79.90% है। तो बस 10.10 और 0.10-15 का हमें माइनस प्लस फर्क है, तो ये हम इग्नोर कर सकते हो। ओवरऑल इतना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो वी कैन से दैट दिस फॉलोज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.08 gram of copper wire was allowed to react with
nitric acid, the resulting solution was dried and ignited when 135 gram of copper oxide was obtained. इतने ग्राम कॉपर वायर को रिएक्ट करवाया गया नाइट्रिक एसिड के साथ और उसको ड्राई किया गया जब 1.35 ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिल गया हमें. तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन बताया हुआ है यहाँ पे. इन अनदर एक्सपेरिमेंट, दूसरे एक्सपेरिमेंट में 2.3 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड लिया गया, उसको हीट किया गया हाइड्रोजन की प्रेजेंस में और 1.84 ग्राम कॉपर मिला. तो हमें बताना है कि ये जो लॉ है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है. सो लेट्स स्टार्ट. सो कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड, कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड बनेगा कॉपर नाइट्रेट और फिर बनेगा ये कॉपर ऑक्साइड जो कि है 1.35 ग्राम. ओके, सो 1.35 ग्राम कॉपर ऑक्साइड, इट कंटेन्स कॉपर इज इक्वल टू 1.08 ग्राम, दिया हुआ है 1.08 ग्राम. अब तो 1.35 ग्राम में इतना है तो 100 ग्राम में कितना होगा, तो यहाँ पे आ गया आपका 80%. ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं. 80% आ गया, 80% कॉपर है तो ऑक्सीजन कितना होगा 20%. तो ये हो गया. अब उसी तरह हम सेकंड में भी कर लेंगे. तो आपको मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखाती हूँ. तो 1.08 ग्राम, ये 1.35 ग्राम, 1.35 ग्राम में कॉपर ऑक्साइड है तो इसमें कॉपर कितना है 1.08 ग्राम. 100 ग्राम में कितना होगा 80 ग्राम, तो परसेंटेज कितना हुआ 80%. तो कॉपर, अगर कॉपर ऑक्साइड में 80% है तो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन होगा 20%. अब नेक्स्ट बी पार्ट में बोला था कि कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट किया गया. तो कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या मिलेगा, कॉपर प्लस वाटर. कॉपर ऑक्साइड है 2.3 ग्राम और कॉपर है 1.84 ग्राम. तो 2.3 में अगर 1.84 ग्राम है तो 100 में कितना होगा 80 ग्राम. तो परसेंटेज कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में 80% है तो ऑक्सीजन का कितना होगा 20%. दोनों ही केसेस में हमें सेम मिल रहा है कॉम्पोजिशन. सो वी कैन से यस, वी कैन से दैट दिस फॉलोज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे बहुत बार पूछते हैं मुझसे ये क्वेश्चन. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये. A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of compound by weight. So composition बताना है हमें. 0.24 ग्राम सैंपल है कंपाउंड का, ऑक्सीजन और बोरोन का है, उसमें 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन है, 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है. तो हमें परसेंटेज कंपाउंड बाय वेट बताना है. सो परसेंटेज पहले हम निकालेंगे बोरोन का. तो परसेंटेज निकालने का सिंपल फॉर्मूला है मास ऑफ बोरोन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100. सो मास ऑफ बोरोन इज 0.096 अपॉन टोटल है 0.24 इंटू 100. तो ये आ गया आपका 40%. तो ये 40 है बोरोन, तो ऑक्सीजन कितना होगा 60%. तो बस यही पूछा है इसने. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका एनसीईआरटी का बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को पता नहीं क्यों डर लगता है इस क्वेश्चन से. पता नहीं स्टेटमेंट समझ में नहीं आती शायद, या फिर लॉग समझ में नहीं आता. When 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन है, 3 ग्राम है आपका कार्बन, then 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is bonded with 50 gram of oxygen? तो देखो मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. तो लॉ विच केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर. कोई भी सोर्स लो, कैसे भी लो, कंबाइन होता है वो फिक्स रेशियो बाय मास में. अगर 3 ग्राम 8 ग्राम के साथ कंबाइन होता है तो आप 50 ग्राम ले लो चाहे 100 ग्राम ले लो, 3 ग्राम अगर कार्बन है तो वो 8 ग्राम से ही कंबाइन होगा और 11 ग्राम ऑफ CO2 ही मिलेगा. जो एक्स्ट्रा 42 ग्राम है वो वेस्ट वो रहेगा, वो मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा. सो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉपर सल्फेट क्रिस्टल obtained contained 25.45
36% copper and 36.07% water. If the law of constant proportion is true, then calculate the weight of copper required to obtain 40 gram of crystalline copper sulfate. Copper sulfate is basically CuSO4.5H2O. So 100 gram of copper sulfate, that is crystalline copper sulfate, इसमें होगा बच्चों, it contains copper, that is 25.45 ग्राम. 25.45% है तो 100 में इतना ही होगा. अब 40 ग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे, 40 ग्राम of crystalline copper sulfate, that is CuSO4.5H2O. It will contain copper, बस यूनिटरी मेथड लगाना है आपको, that is 25.45 into 40 upon 100, that is equals to 10.18 gram. So this will be the answer. तो यही पूछा था इसने कि लॉ देन कैलकुलेट द वेट ऑफ कॉपर, तो 10.18 ग्राम होगा आंसर. ये है सॉल्यूशन. सो दैट्स इट. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. सो आज के लिए इतना ही. कल फिर मिलेंगे हम. नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारे मोल कॉन्सेप्ट पे होगी. मैराथन सेशन होगा अगेन. एक बार और मैंने लास्ट मंथ या लास्ट टू लास्ट मंथ में आपको मैराथन सेशन करवाया था. अब फिर से मैराथन सेशन होगा. सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और आपको कोई और रिक्वायरमेंट है, कुछ और आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ, तो यू कैन ऑलवेज कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन. सो तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड, दैट इज प्रीति. सो अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेने जा रहे हैं, सो मेरा कोड अप्लाई करें प्रीति, सो यू विल गेट 10% डिस्काउंट on that subscription plan, and also join our Telegram group for latest update on our upcoming videos. So take care, bye bye, have a good day.